हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाइए जिससे हमारा चैनल थोड़ा सा और ग्रोथ करे और हमें मोरल सपोर्ट मिले। चलिए बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। ये क्रिस्प और नोट हैं, बहुत क्विक रिवीजन करा रहे हैं हम, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में 110% देखने को मिलेंगे, दावा है मेरा। सो प्लीज इनको बार बार देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, बीच में से छोड़ेंगे तो वो एक बार क्या होगा, छूट जाएगा। बार बार देखिए और लास्ट तक देखिए, बार बार 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो भी आपके माइंड में स्टेबल होंगी और ये भी और आपकी फ्रिक्वेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। चलो बात करते हैं। ये मध्यकालीन इतिहास है, 800 से आगे की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। महमूद गजनवी के काल से आगे की चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा पूर्व मध्यकालीन देख लेते हैं क्या था 800 से 12 में क्या हुआ। पहली बात तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? गुर्जर, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में ये संघर्ष हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आता है किसमें, कारण क्या था? कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के चक्कर में ये गुर्जर, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में ये ट्राइपार्टाइट संघर्ष हुआ दोस्तों। करीब ये संघर्ष काल 100 वर्षों का है। अंतिम विजय हुई गुर्जर प्रत्याहारों की दोस्तों, ठीक है। पाल वंश की बात करें तो गोपाल ने क्या किया, पाल वंश की स्थापना की 750 में। उसके बाद आए देवपाल, फिर धर्मपाल, ऐसे करके बहुत सारे पाल आए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कहां पर है, बिहार में, उसकी स्थापना की धर्मपाल ने। समझ रहे आप? तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। अंतिम शासक था इस पाल वंश का गोविंद पाल, और ये बुद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्धिज्म को मानते थे ये, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की दोस्तों। अब गुर्जर प्रत्याहार वंश देख लो, ये जो है इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, कब? 730 ईसा पूर्व में दोस्तों। राजधानी थी इनकी भीनमाल। त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ वत्स राज के समय पर हुआ, ठीक है। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल शासक था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रत्याहार का दोस्तों। ये पश्चिमी गुजरात वाला इलाका है ना, पश्चिमी जो इंडिया है उसमें, उस भाग में ये शासन करते थे। अब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी देखते हैं। सबसे पहले आया मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा था महमूद गजनवी, तीसरा था महमूद गौरी, ठीक है। अब इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। अब जो है महमूद गजनी की बात करते हैं, महमूद गजनवी दोस्तों पहले। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, इसने लूटपाट की 712 में, 702 बार आया, 14 में आया, फिर चला गया। लेकिन मेन शासक आया ये महमूद गजनवी, इसने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। तो महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। गजनी का शासक था सुबक्तगीन, किसका? सुबक्तगीन का पुत्र था। गजनी जो साम्राज्य है, जो समय अफगानिस्तान और ईरान में हुआ करता था, ईरान का भी कुछ उसमें पार्ट था। तो सुबक्तगीन जो अलपदीन का बेटा था, अलपदीन का ये सुबक्तगीन पुत्र था, और इसका बेटा था ये गजनी। महमूद नाम रखा इसने, महमूद गजनवी, ठीक है। इसने ये सरदार की सुल्तान की सऊदी उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भारत में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 17 बार, याद रखना। 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य इसने 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर आक्रमण किया, लूटपाट की 1026 ईस्वी में। कितना? 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इस महमूद गजनवी गधेड़े ने, ठीक है। दरबारी विद्वान कौन थे इसके? पुस्तक की बात करेंगे, अलबरूनी को इसने लिखी किताबुल हिंद। तो महमूद गजनवी के साथ ये अलबरूनी क्या आया, इसके साथ आया था अलबरूनी, इसने लिखी किताब उल हिंद। वही ये इंपोर्टेंट है, किताब उल यामिनी, ये एक उपाधि होती थी यामिनी, ये लिखी उतबी ने, ये भी इसका दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान था। कौन? उतबी। किताब लिखी किताब उल यामिनी। फिरदौसी ने लिखी शाहनामा, और बैहाकी ने लिखी तारीख सुबक्तगीन। ये बुक्स ये समझो आ रही है एग्जाम्स में, मैचिंग में। अलबरूनी ने लिखी किताब उल हिंद, उतबी ने लिखी किताब उल यामिनी, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, और बैहाकी ने क्या लिखा? तारीख सुबक्तगीन, क्योंकि ये सुबक्तगीन का बेटा था। अब राष्ट्रकूट की बात करें, राष्ट्रकूट ये जो त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे राष्ट्रकूट। दंतीदुर्ग इसका संस्थापक था 752 में। मानखेद इसकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर में, जी कहां पर है ये, कहां है एलोरा? एलोरा है, कृष्ण प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। एलोरा कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर की स्थापना की, निर्माण कराया कृष्ण प्रथम ने। ये राष्ट्रकूट शासक था। अंतिम शासक था इसका कर्क द्वितीय, याद रखना कर्क द्वितीय। अब आते हैं मोहम्मद गौरी, ये गौर प्रांत का शासक था। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया मुल्तान पर। गुजरात आक्रमण किया भीम द्वितीय, उसमें शासक था गुजरात का दोस्तों। इसको मूल राज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और इसको पराजित किया 1178 ईस्वी में। तो भीम द्वितीय ने किसको? इस मोहम्मद गौरी को पराजित किया 1178 ईस्वी में। कौन कौन से युद्ध थे? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे ये,
चौहान की विजय हुई। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का, द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, गौरी विजय हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए इस युद्ध में दोस्तों। चंदावर का युद्ध हुआ। अच्छा, इसमें हारने की वजह ये जयचंद ही था, कन्नौज का राजा जयचंद। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, जिसके जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें गौरी ने जयचंद को कला खिला दी, यानी कि ये इसको हरा दिया। ये हो गया पूरा मामला। देखो क्रोनोलॉजी में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। मोहम्मद ये आ जाएगा, दरबारी कभी आ जाएंगे, महमूद गजनवी इस तरीके से आ जाएगा। अब आते हैं सल्तनत कालीन इलाकों पर। सल्तनत कालीन की बात करेंगे तो कौन था, सबसे पहले आए गुलाम 1206 से 1290 तक। ये मोहम्मद गौरी के बाद ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। वैसे तो गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी कर चुका था, ठीक है। तो गुलाम वंश सबसे समय तक रहा 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी आए 1290 से 1320, 40 साल तक। तुगलक आए 1320 से 1412 तक। सैयद वंश आया 1400 से 1451 तक, सबसे कम यही रहे सैयद। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। अब बात करते हैं गुलाम वंश के सुल्तानों की, कौन कौन। देखो स्टार्ट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। शासन का क्रम क्रोनोलॉजी लगाने को आती है, याद रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1206 से 1210 तक लाहौर को इसने राजधानी बनाया। लाहौर को किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया और लाहौर को राजधानी बनाया। उसके बाद आया आराम शाह 1210 से 11 तक। उसके बाद आया इल्तुतमिश, यानी 1 साल तक ये आराम शाह ने आराम किया इस गद्दी पर। उसके बाद इल्तुतमिश आया 1211 से 36 तक। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इस इल्तुतमिश को ही माना जाता है दोस्तों। इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली, किसने, इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था भी इसने लागू की थी। इक्ता व्यवस्था जो आरओ में क्वेश्चन आया था, इस इक्ता व्यवस्था से एक तरीके से राजस्व व्यवस्था होती थी, एक तरीके का राजकीय व्यवस्था होती थी, ठीक है। उसके बाद 1236 में कौन आया, 1211 से 36 तक 25 साल शासन किया, रुकनुद्दीन फिरोजशाह 1326 1236 में आया। उसके बाद रजिया सुल्तान आई दोस्तों, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, पहली सुल्तान थी मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। और रजिया सुल्तान के बाद आया मोहिजुद्दीन बैराम शाह 1240 से 1242 तक। अब इस मोहिजुद्दीन बैराम शाह के बाद दोस्तों कौन आया, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक। फिर आया नसरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक, जो गयासुद्दीन बलबन ने इसको क्या बनाया, गुलाम वंश का सुल्तान बनाया दोस्तों। 1240 से 66 तक ये 20 साल रहा और इसने इस बलबन को वजीर की उपाधि दी, यानी कि अपना प्रधानमंत्री चुना। अब 1266 में 1286 तक बलबन खुद ही क्या बन गया, शासक बन गया, सुल्तान बन गया। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 86 तक, और लास्ट शासक था 87 से लेकर 1290 तक कैकुबाद या क्यूमर्स बोलते थे। तो ये सारे गुलाम वंश के सुल्तान थे, क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं, याद रखना। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श व कुरान खां के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो लाखों का दान करता था और उसको कुरान की सारी आयतें मौखौ दी, यानी कि उसको ओरली याद थी, इसलिए कुरान खां की उपाधि दी थी। लाख बख्श और कुरान खां की उपाधि दी थी किसने, वहां के एक कौन थे, सूफी संत थे उन्होंने। उसका निर्माण करें 1206 में गुलाम वंश की स्थापना इसने की, समझ रहे। और लाख बख्श व कुरान के नाम से जाना जाता था कुरान खां। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई, चौगान खिलते समय घोड़े से गिर गया, ठीक है। अब इसने क्या निर्माण किया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाई इसने दिल्ली में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू करवाया इसने, खत्म किसने किया, इल्तुतमिश और फुर्सत तुगलक ने भी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश में। 1211 से राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया। 1211 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, देखो ऊपर बताया था मैंने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन इसी ने बनाया था, इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी जिसका गठन था दोस्तों, उसको 40 गुलाम थे, 40 अमीरों को, जो विद्रोह ना करें, जो शासन को डिसरेक्ट ना करें दोस्तों, उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश ना करें, इसलिए इसने एक बनाया तुर्कान चहलगानी, जिसमें बलबन भी इसका सदस्य था। टंका यानी चांदी का, जीतल यानी कि तांबे का, इसने सिक्के चलाए, यानी कि सोने के सिक्के नहीं, टंका और जीतल तांबे के नामक सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। अब आते हैं 1236 में, ये रजिया सुल्तान जो इसकी पहली सल्तनत की पहली मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला भी थी। अल्तुनिया से विवाह किया। अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था, उससे विवाह किया अपने राज्य को बचाने के लिए। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था भटिंडा में दोस्तों, फिर उसने इससे शादी कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं बलबन की बात करेंगे। वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन। तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया, जो इल्तुतमिश ने बनाई थी इसने। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, यानी अपना को भगवान का भगवान के अल्लाह का भेजा हुआ दूत मानता था, यानी कि जिल्ले इलाही मतलब भगवान एक तरीके से। स्वयं को नियामत खुदाई कहा इसने, किसने, बलबन ने। ईरानी परंपरा सजदा और पैबोस को लागू किया। नौरोज त्योहार मनाया
इसने शुरू किया लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, ब्लड आयरन एंड ब्लड की नीति दोस्तों किसने, बलबन ने। नेक्स्ट बात करेंगे अब खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या है, खिलजी वंश दोस्तों, इसका पहला शासक था जलाउद्दीन फिरोजा खिलजी। कौन था, जलाउद्दीन फिरोजा खिलजी, ठीक है। 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी, ये बाद में पढ़ेंगे। क्यूमर्स जो सल्तनत काल का लास्ट शासक था 87 से 90 तक, क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की इस जलाउद्दीन फिरोजा खिलजी ने। किसी ना किसी की हत्या की है भाई, ऐसा चलता आ रहा है क्रोनोलॉजी में। और मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के समय हुआ, कहाँ, इलाहाबाद और कड़ा में, जिसको दबाने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसको वहां इसका जलाउद्दीन खिलजी का स्वागत करने के लिए इसने क्या किया, जलाउद्दीन खिलजी को बुलाया इसने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में, और वहां पर इसका स्वागत करने के चक्कर में इसकी हत्या कर दी। ये इसका चाचा भी लगता था, इसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। अब 1296 से 1316 करीब 20 साल इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अलाउद्दीन ऊंचा किया, इसने बड़ा किया, ठीक है। इसने उपाधि धारण की किसकी, सिकंदर द्वितीय। सिकंदर वो अलेक्जेंडर जो था, जो 323 ईस्वी में आया था पुरुष रावी नदी के किनारे, उसके बाद इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने की ठानी, किसने, इसी ने। ये था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इसने ठानी। 1296 से 1316 तक है, ठीक है। प्रथम आक्रमण इसने गुजरात के विरुद्ध किया, मलिक काबू नामक दास गुजरात से ही प्राप्त किया, 1000 दिनारी, 1000 दिनार देखिए। प्रारंभ में क्या किया इन्होंने, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना इसका मेन काम था, और इसके लिए इसने दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन ने इंपोर्टेंट है बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण की नीति लागू की। इसने सेनाएं मंडी करके एक अधिकारी नियुक्त किया था बाजार को कंट्रोल करने के लिए। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों को ओलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। अब इंपोर्टेंट ये है जिससे इसमें से आता है कि इसने जो अभियान शुरू किए, सबसे पहला अभियान था गुजरात में 1298-99 के बीच में, गुजरात पहला अभियान था कर्णदेव राय के बीच में। उसके बाद रणथंभौर हमीरदेव जो 1300 के आसपास था, मेवाड़ में 1303 में मेवाड़ में रतन सिंह की, मालवा में महालाग था, जालौर में कल्याण सिंह भारत 1306 के आसपास, देवगिरी में रामचंद्र देव शंकरदेव, वारंगल में इसका 1306-7 में था प्रताप रुद्रदेव सेकंड के सामने, उसमें ये मैचिंग में आते हैं। तो देवगिरी में था रामचंद्र देव और शंकरदेव, वारंगल में कौन था, प्रताप रुद्रदेव सेकंड, द्वार समुद्र में था कौन, वीर बल्लाल थर्ड, और मधुर में कौन था, वीर पांड्या। ये इसके शासन काल है जिसने ये आक्रमण किया, सॉरी आक्रमण काल है इसका। गुजरात रणथंभौर, ऐसे कर लो, गुजरात रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, जालौर, देवगिरी, इस तरीके से देखो, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अंतिम शासक था इसका खिलजी वंश का नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो शाह अंतिम शासक था। अब बात करेंगे तुगलक वंश के प्रमुख शासकों की, कलर चेंज करते हैं। 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसने उदारता की नीति अपनाई। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था ये गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण कराया इस गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक है, कौन, MBT बोलते हैं इसको, 1325 से 1351। वास्तविक नाम था उलूग खां यानी कि जोना खां, ठीक है। और इसी के काल में 1313 ईस्वी में मोरक्को यात्री, जिसका विवरण ग्रंथ है रहेला, इसी के काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कहाँ आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को यात्री 1313 ईस्वी में भारत आया, 1333 ईस्वी में भारत आया। इसके प्रमुख कारण दुआब में कर वृद्धि, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी में ले गया। सांकेतिक मुद्रा इसने चालू की, यानी कि इसने प्लास्टिक की मुद्रा भी चलाई, सांकेतिक कांच की भी। खुरासान व कराचल अभियान दोस्तों, ये इसके काफी खतरनाक अभियान थे, 1300 के आसपास 1364-65 में चला इसने। तो ये सारे जो थे इसके लिए घातक साबित हुए, नेगेटिव साबित हुए। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो दुआ में कर वृद्धि सबसे पहले, फिर राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में स्थापित की, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान व कराचल अभियान, ये इसके प्रमुख कार्यों में से हैं। ये क्रोनोलॉजी में लगी हुई, याद रखना। और इसने दीवान अमीर कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसके लिए, कृषि एग्रीकल्चर के लिए। इब्न बतूता को सुल्तान ने काजी की उपाधि दी, काजी नियुक्त किया दिल्ली का दोस्तों, ठीक है, अपने शासन का। अब आते हैं फिरोज तुगलक पे। क्या है फिरोज तुगलक, 1351 से 1388 तक। कौन है फिरोज तुगलक, 1351 से 88। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए इसने। फिरोज तुगलक ने, इंपोर्टेंट है, इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए इसने फिरोज तुगलक ने। खराज, खुम्स, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, जजिया, जकात लगाया दोस्तों, ठीक है। सिंचाई कर हक सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान तो फिरोज तुगलक। इसके द्वारा बसाए गए नगर 350 से ज्यादा नगर बसाए, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर। जौनपुर इसने अपने भाई जोना खां की याद में बसाया, फिरोज
फिरोजाबाद बीच ने। जौना खां कौन? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका चचेरा भाई था जूना खां या जौना खां, इसकी याद में। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात एक अस्पताल था, हॉस्पिटल। दारुल, ये हॉस्पिटल था, ये बंदगान यानी कि जो गुलाम थे उनके लिए दीवाने खैरात, ठीक है, एक तरीके की चैरिटी थी। दारुल अल्सफा, ये क्या था? एक हॉस्पिटल था। दीवाने बंदगान, ये गुलामों के लिए, उसकी स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। सचगनी नामक सिक्का चलाया, जो किसका? शीशे का था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ब्राह्मण और महिलाओं पर भी जजिया कर लगाने वाला था फिरोज तुगलक 1351 से 88 तक, ठीक है। अब आते हैं नासरुद्दीन महमूद, 1394 से 1412 दोस्तों। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद। इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर का स्वतंत्र राज्य बना। किसके? नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया, मलिक सरवर। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। अब इसके बाद होती है सैयद वंश की स्थापना। किसकी? सैयदों की। सैयद वंश का हिस्सा कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। किसका? तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिज्र खां। और इसका तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ कब आएगा? 1398 में। किसके शासनकाल में? इस नासरुद्दीन महमूद, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अब आते हैं दोस्तों लोधी वंश के शासक, क्या है? 1451 से 89 तक, ये लोधियों का हिसाब किताब है, 1451 से 89। बेलोर नामक शिक्षा चलाया, लोधी वंश का संस्थापक था ये बेलोर लोधी। कौन? बेलोर लोधी 1451 से 89 तक लोधी वंश का संस्थापक था। बेलोर नामक सिक्का चलाया, जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में जीतकर मिला लिया, समझ रहे आप। उसके बाद आएंगे सिकंदर लोधी पे, 1489 से 1517 ईस्वी में, ठीक। भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का पैमाना चलाया इसने। 1504 में आगरा शहर बसाया इसने। किसने? 1504 में सिकंदर लोधी ने। यह गुलरूपी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गजे सिकंदरी नाम से। किसमें? इस सिकंदर लोधी के शासनकाल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद कर गजे सिकंदरी नाम दिया गया। मान ग्रंथ के ग्रंथ था लज्जत सिकंदरी शाही की रचना हुई। मान विद्या के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई इसी के शासनकाल में। अब आते हैं इब्राहिम लोधी पे दोस्तों। क्या है इब्राहिम लोधी? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और राणा संगा के बीच में खतौली का युद्ध आता है 1518 ईस्वी में, याद रखना। इब्राहिम लोधी 1517 से 26 ईस्वी में रहा, और इब्राहिम लोधी और राणा संगा के बीच में खतौली का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में। किसमें? इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, इसके 8 साल बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया। किसने? बाबर ने इसकी कलमा पढ़ दिया इसका, जो भी वटेवर। अब आते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, याद रखना, मिस हो जाएंगे तो मिस हो जाएंगे। चलो, वजीर सल्तनत काल का अधिकारी है। वजीर दोस्तों वित्त विभाग का, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा होता था आज के, वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आरजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने इंसा या दबीर रसालत शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दीवान इंसा या दबीर ए रसालत, ठीक है, याद रखना। दीवानी रसातल, ये रसातल है, वो रसातल है। यह विदेशी विभाग का अध्यक्ष। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी। सद्र उस सुदूर। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी। तो काजी होता था न्याय जुडिशरी, और ये होता था सद्र उस सुदूर, ये होता था धर्म विभाग, रिलीजन। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। इसकी स्थापना की थी बलबन ने। वकील ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी होता था, दरबार में शिष्टाचार की देखरेख के लिए। सर ए जहांदार सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। मुस्तफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था। मुशरिफ ए मुमालिक कौन होता था? महालेखाकार। मुस्तफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक। समझ गया आप? मुस्तफी और मुशरिफ में अंतर है। जो मुशरिफ है जिसमें महालेखाकार है, और मुस्तफी में महालेखा ओनली। गॉट इट? नेक्स्ट आते हैं, समझ रहे हैं आप। अब आते हैं प्रमुख प्रशासन विभाग एवं संस्थापक। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, अभी अपनी ऊपर बात हुई है इसी तरीके से, ठीक है। ये प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक हैं। न्याय बे मामलिकात, जो प्रशासन संचालक देखता था, ये था बहरम शाह। किसने? बहरम शाह ने। नायब ए मामलियात कौन है? नायब ए मामलिकात, जिसे प्रशासन संचालक बोलते थे, बहरम शाह। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग बलबन के द्वारा, ठीक है।
दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण, रियासत मतलब बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत याद रखना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण है। दीवाने मुस्तकराज, बयाकार बकाया राजस्व वसूली, अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने मुस्तकराज की भी स्थापना किसने? दीवाने अमीर कोई, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख, फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग, फिरोज तुगलक। दार उल सफा ऊपर बताया मैंने, चिकित्सा विभाग, फिरोज तुगलक दोस्तों। अब आते हैं सल्तनत कालीन कुछ और स्थापत्य जो क्या है? स्थापत्य दोस्तों, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में, 2.5 दिन का झपड़ा बनवाया अजमेर में, कुतुब मीनार की शुरुआत की दिल्ली में, सारा कुछ दिल्ली में, 2.5 दिन का झपड़ा अजमेर में। इल्तुतमिश ने दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में, मदरसा ए मुज्जी दिल्ली में, किसने? इल्तुतमिश ने। बलबन की बात करेंगे, बलबन ने क्या किया? बलबन का मकबरा बनवाया खुद का दिल्ली में। बलबन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। लाल महल दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, अलाई दरवाजा दिल्ली में, हजार सिद्दुन दिल्ली में। समझ रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अब आते हैं कुछ और, जमात खाना भी देखो कहां पर है, जमात खाना ये भी दिल्ली में है, और किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी में। नीचे तो ये भी जमात खाना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया दिल्ली में। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे। आदिलाबाद का किला किसने बनवाया? तो आदिलाबाद का किला ये दिल्ली में बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे बोलते हैं MBT, गॉट इट। उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, ये भी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आदिलाबाद का किला और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया? ये दोनों दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्राहिम लोदी, इसकी बात करेंगे, लास्ट सुल्तान था ये, इसने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया। लोदी वंश का लास्ट था, जिसने बाबर ने इसको, किसने? बाबर ने उड़ा दिया दिल्ली में। तो सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और बनवाया किसने? इब्राहिम लोदी ने, जो इसका कौन था? बेटा था। अब आते हैं सल्तनत कालीन साहित्य पे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज अंडरस्टिमेट मत करना। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद ये किसकी है? अलबरूनी। किसके साथ आया? गजनबी के साथ। तारीख यामिनी ये उतबी, ये किसका मतलब विद्वान, ये किसका किसके दरबार में था? महमूद गजनबी। समझ रहे आप? तो किताब उल हिंद तहकीक हिंद अलबरूनी ने, लेखक है तारीख यामिनी, तारीख है और यामिनी भी है उतबी। ताजुल उल मासिर ये किस है? हसन निजामी, ये किसके काल में था? ये हसन निजामी इल्तुतमिश के काल में था। और ये तबकात नासरी मिनाजुल सिराज, ये भी इल्तुतमिश के काल में। तो ताज है, उल है, मासिर है, ये हसन निजामी है। तबकात नासरी ये मिनाजुल सिराज। सियासतनामा दोस्तों ये निजामुद्दीन मुल्क तुसी ने, ये इंपोर्टेंट है, निजामुल मुल्क तुसी, ये उसके द्वारा लिखी गई है। दूसरी है फुतूह सलातीन मलिक इसामियाती है। तो ये कौन है? सियासतनामा, सियासतनामा लिखा है निजामुल मुल्क तुसी ने, और फुतूह सलातीन लिखा है मलक किसने? मलिक इसामी ने दोस्तों। तारीख फरोसाई किसने लिखी है? ये जियाउद्दीन बरनी ने। तारीख फरोसाई और फतवाए जहांगीरी, जियाउद्दीन बरनी, दोनों की याद रखना। तो तारीख फरोसाई किसने लिखी? ये जियाउद्दीन बरनी। तारीख और फरोसाई है किसने? जियाउद्दीन बरनी। और फतवाए जहांगीरी, ये फतवाए जहांगीरी भी जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। फुतवात फरोसाई, फिरोज तुगलक ने दोस्तों। फुतवात फरोसाई। खजाइनुल फुतू, नू से प्यार, कौन है? खजाइनुल फुतू, नू से प्यार, आसिका और तुगलकनामा, ये लिखी अमीर खुसरो ने। याद रखना अमीर खुसरो, ठीक है। खजाइनुल फुतू, नू से प्यार, तुगलकनामा और आसिका, ये किसने लिखी? अमीर खुसरो। रेहला इब्न बतूता ने दोस्तों, ठीक है। तारीख फरोसाई याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक साई शाहनामा फरदौसी ने। चंदा ने लिखी है दाऊद ने, मुल्ला दाऊद। मृगावती कुतुबुन ने, ये याद रखना किसने लिखी है? मृगावती लिखी है कुतुबुन। और जफरनामा लिखी है दोस्तों किसने? मुल्ला यजदी ने। याद रखना जफरनामा किसने लिखी है? मुल्ला यजदी, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात होगी? अब आते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य पे, ठीक है। स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। वर्तमान में अभी हम्पी जो कर्नाटक में है वही वाला राज्य है विजयनगर साम्राज्य। इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, संत विद्यारण के प्रभाव में। संत विद्यारण ये हरिहर एवं बुक्का के कौन थे? संत थे। कौन थे? गुरु थे। कुल 4 राजवंश हुए। कौन? कुल 4 राजवंश थे इसमें विजयनगर में। संगम था, सुलभ था, तुलुभ था और अराबिडु वंश था। समझ रहे आप? 4 राजवंश थे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अब आ जाओ विजयनगर के शासकों की चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी में। संगम वंश को देखा दोस्तों तो क्या है संगम वंश? 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश का हिसाब किताब चला। 1336 से 1485 संगम वंश के शासक पहले हरिहर प्रथम था,
फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर सेकंड, फिर विरूपाक्ष फर्स्ट, फिर बुक्का सेकंड, फिर देवराय फर्स्ट, फिर देवराय सेकंड, फिर मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। समझ रहे आप? तो विरूपाक्ष फर्स्ट है वो विरूपाक्ष से पहले था। तो ये संगम वंश के शासक थे, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर सेकंड, विरूपाक्ष फर्स्ट, बुक्का सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। सालो वंश की बात करेंगे, सालो वंश की बात करेंगे 1485 से 1505 तक, करीब 20 साल के आसपास। ठीक है। नरसिंह सालो और नरसा नायक थे 3। और तुलवंश की बात करेंगे 1505 से 1565। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो संगम वंश से शासन किया है, और सबसे कम 20 साल तक शासन किया है इसने सालो वंश ने। ठीक है। इसने 1336 से 1485 तक इन्होंने बहुत शासन किया है, करीब 100 अगर बात करें तो कितना हो गया 36 100 150 साल के आसपास, अप्रोक्स 149 साल। ठीक है। तो तुलुप वंश की बात करें 1505 से 65, ये 60 साल। वीर नरसिंह थे इसमें, कृष्णदेव राय इसी में थे, अच्युत देव राय, वेंकट फर्स्ट, सदाशिव राव। एक क्रोनोलॉजी में लगाने को आते हैं, याद रखना। अराबिडू वंश की बात करें 1570 से 1647 तक, करीब करीब अगर बात करें तो इन्होंने 80 साल के आसपास शासन किया है। तिरुमल, श्रीरंग फर्स्ट, वेंकट सेकंड, श्रीरंग सेकंड, रामदेव, वेंकट थर्ड, श्रीरंग थर्ड। ये याद रखना, ये अराबिडू वंश के हैं। तो पूछ लेगा कौन किस वंश का, ये याद रखना, ये वाला संगम वंश वाले याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन सी, आ जाओ। प्रमुख घटनाएं क्या है, घटनाओं पर चर्चा करेंगे। हजारा स्वामी जो मंदिर है, हजारा स्वामी मंदिर, इसको विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया। और कृष्णदेव राय किस कुल से थे, किस वंश से थे? ये थे तुलुप वंश से, तुलुप वंश से रिलेटेड थे ये दोस्तों। और नागलपुर नामक नगर कृष्णदेव राय ने बसाया था दोस्तों, समझ रहे हैं। और विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर फर्स्ट। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ रचना लिखा। किसने? कुमार जो कंपन है उनकी मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी थी गंगा देवी, उसने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पद की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। किसने? वेद मार्ग प्रतिष्ठा पद की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट, सोनार की बेटी का युद्ध देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फ्रोसा के बीच हुआ। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फ्रोसा के बीच हुआ। सोनार की बेटी का युद्ध और देवराय फर्स्ट और बहमनी शासक फ्रोसा के बीच हुआ ये युद्ध, समझ रहे हैं। सोनार की बेटी का युद्ध। गज बेटकर की पदवी देवराय सेकंड को दी गई थी। तो गज बेटकर की पदवी किसे? देवराय सेकंड को दी गई थी। देवराय सेकंड को इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया है। देवराय सेकंड को क्या कहते हैं? इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। अमुक्त माल्यद तथा जामवंती कल्याणम के लेखक भी कृष्णदेव राय हैं। ये क्वेश्चन आएगा 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 आएगा। तो अमुक्त माल्यद तथा जामवंती कल्याणम के लेखक हैं कृष्णदेव राय। ठीक है। अभी और देख लो इधर वाला इलाका क्या, इधर चर्चा करते हैं। जनवरी 15, ये ऊपर बता चुका हूं मैं। हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया जो तुलुप वंश से है। नागलपुर नगर भी इन्होंने बसाया था। अब जनवरी 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। किसके बीच में? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा तथा बीदर के बीच में। ठीक है। कौन कौन थे? बीजापुर था, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया। ये तीनों एक तरफ थे। 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसमें था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर। अब तालीकोटा के युद्ध को 1565 में जो हुआ उसे राजसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की तरफ से था कौन? राम राय। कौन था? ये सेनापति था कृष्णदेव राय का दोस्तों। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को अठावने कहते थे। क्या कहते थे? भू राजस्व जो डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसे अठावने, और जो भू राजस्व था, जो रेवेन्यू आता था, उसे कहते थे शिष्ट। समझ रहे आप? तो लैंड रेवेन्यू था। प्रशासनिक इकाई समझो, विजयनगर साम्राज्य की इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है भैया, इंपोर्टेंट। देखो, कोट्टम या वलनाडु को कहते थे जिला, ये आ रही है टेक्नोलॉजी में लगाने को। तो सबसे पहले बड़ा होता था जिला, फिर परगना, फिर 50 गांव का समूह, फिर सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। तो जो कोट्टम या वलनाडु है उसे कहते थे जिला, जो सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद आता कोट्टम या वलनाडु। कोट्टम क्या आ गया? नाडु, यानी वलनाडु का नाडु हो गया, जिसे कहते थे परगना। और उस परगने में होते थे करीब करीब गांव का समूह होता था, बहुत ज्यादा हो सकते थे 100-200 गांव। उसके बाद आता था मेला ग्राम, जो 50 गांव का समूह होता था। यानी कोट्टम वलनाडु एक जिला हो गया, उस जिले के अंदर हो गया एक नाडु जिसे कहते थे परगना, और उस नाडु के अंदर हो गया एक मेला ग्राम,
जो 50 गांव का समूह होता था। और सबसे छोटी इकाई होती थी उर। उर को कहते थे ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई दोस्तों। तो समझो, कोट्टम बलनाडु जिला, नाडु परगना, मेलाग्राम 50 गांव का समूह, तीसरे नंबर पे है ये। और उर हो गया ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई। समझ गए आप। अब आते हैं विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन और कब आया। निकोलो कांटी, निकोलो कांटी इटली का शासक, इटली का विदेशी यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। निकोलो कांटी इटली का यात्री था, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकितन ये रूस का था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक भारत से आया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली था, ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। ठीक है, निकोलो कांटी और निकितन देवराय प्रथम, और ये अब्दुल रज्जाक आया देवराय द्वितीय, मैचिंग में आएगा। डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाल कृष्णदेवराय, डोमिंगो पायस पुर्तगाल कृष्णदेवराय, और फर्नांडीज नूनीज ये भी पुर्तगाली था अच्युत देवराय के शासनकाल में। और सीजर फ्रेडरिक ये इटली से आया था सदाशिव राय के शासनकाल में। सीजर फ्रेडरिक इटली का सदाशिव राव के शासनकाल में आया ये विदेशी यात्री। समझ रहे हैं। अब आते हैं अंतिम शासक था कलीमुल्ला बहमनी राज्य का। बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में। तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई। कौन इसका संस्थापक था? हसन गंगू जफर खां अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने अपने चार राज्य को चारों तरफ यानी कि प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर में बांटा। तो बहमनी राज्य को गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांट दिया। किसने? हसन गंगू जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इसका अंतिम शासक था कलीम उल्ला। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीम उल्ला था दोस्तों। अब आ जाओ इधर, ये सब अपन कर चुके हैं। अब आते हैं कलीम उल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। कलीम उल्ला कौन था? अंतिम शासक था। अब बड़ा बीजापुर में, अब बीजापुर में बट गया ये। बीजापुर की स्थापना हुई दोस्तों 1489 में, याद रखना। उसका शासक था यूसुफ आदिल शाह। ये आता है मिलाने को, बीजापुर से रिलेटेड है आदिल शाही, क्योंकि ये यूसुफ आदिल शाह 1489 ईस्वी में इसका संस्थापक था। तो आदिल शाही किससे रिलेटेड है? बीजापुर। बीजापुर से है आदिल शाही। गोलकुंडा 1518 में इसकी स्थापना। कुतुब शाह, यहाँ आई कुतुब शाही। अहमदनगर 1490 में मलिक अहमद, ये था निजाम शाही, क्योंकि ये मलिक अहमद निजाम था। ठीक है, ये याद रखना चाह रहा हूं। बीदर आया 1527 में। अमीर अली बरीद, और इसे बरीद शाही, कौन सी आई? बरीद शाही इसके शासनकाल में। बरार ये 1490 में। और फतेह उल्ला इमाद शाह, इसमें आई इमाद शाही। समझ रहे आप। बीजापुर में आया यूसुफ आदिल शाह 1489 में, और इसने बनाई आदिल शाही। गोलकुंडा आया 1518 में कुतुब शाह के द्वारा और कुतुब शाही। अहमदनगर 1490 में मलिक अहमद और निजाम शाही। बीदर अमीर अली बरीद और बरीद शाही। बरार में फतेहुल्ला और इमाद शाही, यानी कि बरार से है इमाद शाही, फतेहुल्ला इमाद शाह। नेक्स्ट बात करेंगे यहीं पे आदिल वंश के संस्थापक, आदिल वंश के शासक बात करेंगे दोस्तों। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा और विद्वानों का संरक्षण देने के कारण उसे जगत गुरु की कहा जाता था। किसको? आदिल शाही का शासक कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। समझ रहे हैं। और इब्राहिम आदिल शाही से कौन था? आदिल शाही से था बीजापुर वाला राज्य था, और यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो ये आदिल शाही वंश के शासक की बात करेंगे। तो इब्राहिम आदिल शाह यही है ना शासक, समझ रहे हैं। यूसुफ आदिल शाह, वो यूसुफ आदिल शाह। तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा, तो पूछे अबला बाबा कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण उसे जगत गुरु की संज्ञा दी जाती थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की। क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना किसने की? ये की थी इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय ने। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता रचना की दोस्तों। तो फरिश्ता ने क्या किया? फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की थी। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण किया था। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। समझ रहे हैं। मोहम्मद आदिल शाह ने, जो यूसुफ आदिल शाह का भाई भी हो सकता है, उसने क्या किया? गोल गुम्बद का निर्माण कराया दोस्तों। क्या कराया? गोल गुम्बद का निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है समझ गया आप। किताबें नौरस किसने लिखी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह देश में किताबें नौरस में। और फरिश्ता ने क्या लिखा? फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता लिखी। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में। और मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन आ रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आते हैं भाई भक्ति आंदोलन। यहां से क्वेश्चन आता है। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भक्ति का प्रसार अलवार और नैनार संतों को दिया गया दोस्तों।
अलवार संत विष्णु के भक्त उपासक थे, और नैनार संत शिव के भक्त थे। ठीक है, अलवार कौन थे? विष्णु जी के। तो महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। महाराष्ट्र में वैष्णव विष्णु वाले वैष्णव भक्ति यहाँ वारकरी और धारकरी संप्रदाय में व्यक्त थी। बरकरी संप्रदाय में विठ्ठल या विठोबा जो कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती थी, और जो घरकरी या धारकरी संप्रदाय में राम की पूजा कर दी जाती थी। समझ रहे हैं? जो बरकरी संप्रदाय उल्टा दे देंगे, वो क्वेश्चन देंगे तो वैष्णवी भक्ति में यहाँ वारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त था। और वारकरी संप्रदाय दोस्तों विठ्ठल या विठोबा जो थे, जो कृष्ण को मानते थे, और धारकरी संप्रदाय राम की पूजा करते थे। ये दो संप्रदाय में बटा हुआ था महाराष्ट्र। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद से रिलेटेड है, केरला से हैं ये। राम अनुजाचार राम और अनुज हैं, ये विशिष्ट अद्वैतवाद से। माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, और बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। बल्लभाचार्य बहुत शुद्ध थे, इसलिए उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया। निम्बकाचार्य निम्ब थे, इसलिए उन्होंने द्वैता और द्वैतवाद दिया। और माधवाचार्य मिडिल थे, इसलिए उन्होंने द्वैतवाद दिया। समझ रहे हैं आप? सारी कहानी समझ। अब आ जाओ इधर सूफी आंदोलन पे। क्या है सूफी आंदोलन? सूफी मत की बात करें, ये बासरा और बेसरा इस्लामी कानून को पालन करते थे, ये बासरा वाले, और बेसरा इस्लामी कानून में बंधे नहीं थे। जिन्हें कलंदर या फिरदौसी कहते थे। बताइए कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? बाबर को, क्योंकि वो ये बेसुरा था, इस्लामी कानून से बंधा नहीं था। तो ये जो बासरा इस्लामी कानून का पालन करने वाले कौन कौन थे? चिश्ती थे, सोहरावर्दी थे, फिरदौसी थे, कादरी और नक्शबंदी। ये सूफी आंदोलन के संप्रदाय थे। चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी और कादरी और नक्शबंदी। समझ गए? अब आ जाओ कुछ आप बात करते हैं प्रमुख सूफी सिलसिले। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया, मुख्यतः शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादरी अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी ख्वाजा वाकी, क्या नाम है? ख्वाजा वाकी बिल्ला नक्शबंदी, मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। इसी नक्शबंदी संप्रदाय से था औरंगजेब। फिरदौसी शेख जलालुद्दीन सुर्ख, और सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी। ये इनके संस्थापक हैं दोस्तों। चिश्ती के कौन है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी के शेख बहाउद्दीन जकारिया या शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादरी के अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी के ख्वाजा वाकी बलीउल्लाह, मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। फिरदौसी के शेख जलालुद्दीन सुर्ख, और सत्तारी के अब्दुल्ला सत्तारी। अब आ जाओ शिवाजी पे। शिवाजी गणपति बप्पा मोरिया। चलो शिवाजी मराठा साम्राज्य की चर्चा करेंगे। आप क्या है शिवाजी दोस्तों? क्या हुआ शिवाजी के साथ? देखो, ये संभाजी और राजाराम इनके पुत्र थे। चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्या है? 12 अप्रैल, देखो यहां से करेंगे जन्म से। इनका जन्म अप्रैल 1627 में हुआ। अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ सिवनेर दुर्ग में। माता पिता का नाम था जीजाबाई और शाहजी भोसले इनके पिता थे। इनके गुरु थे दादाजी कौंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु थे रिलीजन वाले समर्थ रामदास। राज्याभिषेक हुआ जून 1674 में और सितंबर 1674 में, 2 बार जून और सितंबर में। याद रखना, डेट ईयर एक ही है, पर जून और सितंबर। ठीक है। उसके बाद 74 के बाद अगर बात करें 1659 में अफजल खां अब्दुल्ला भत्तारी की हत्या कर दी। 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया। 64 में सूरत की लूट की, पहली लूट 1664 में हुई। आता है क्वेश्चन। 1665 में पुरंदर की संधि की। 70 में दूसरी बार सूरत की लूट की। तो पहली बार 1664 में सूरत की लूट की, उसके 6 साल बाद 1670 में दूसरी बार सूरत की लूट की। 1666 ईस्वी में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रही। कब? 1666 में। दिमाग देखो उनका किस लेवल का था। औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे। अब बात करते हैं कुछ शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाइयों की। स्वराज होता था छत्रपति। किसका? स्वराज का अधिकारी होता था छत्रपति। महल का होता था सर हवलदार, याद रखना। तर्फ का होता था हवलदार। मौजा का होता था कारकुन। गांव या ग्राम का होता था पाटिल या पटेल। आजकल देखा ना बहुत सारे पटेल होते हैं वहां पर, वैसे ही। तो ये स्वराज होता था छत्रपति, स्वराज प्रशासनिक इकाई अधिकारी छत्रपति। माल का होता था सर हवलदार, तर्फ का हवलदार, और मौजा का होता था कारकुन, और गांव या ग्राम का पाटिल या पटेल होता था दोस्तों। ठीक है। अब और बात कर लेते हैं। पेशवा होता था प्रधानमंत्री। अमात्य या मजूमदार होता था वित्त मंत्री। अमात्य मंत्री या वाक्यानवीस होता था दैनिक कार्रवाई का मंत्री। और सचिव होता था पत्राचार विभाग। सुमंत या दबीर होता था विदेश मंत्री। सेनापति या सरी नौबत होता था सैन्य मंत्री। पंडित राव होता था धर्माधिकारी, धर्म का अधिकारी। और न्यायाधीश होता था न्याय प्रमुख, यानी कि जुडिशरी वाला आदमी। अब बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी की, जो बहुत इंपोर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में यहां से आता है क्वेश्चन। ठीक है। बात करें तो क्या है, संभाजी उनके बेटे थे 1680 से 89 में।
संभाजी जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। संभाजी 1680 से 89। उसके बाद 1689 से 1700 तक आए राजाराम। उसके बाद 1700 से बैठी 1707 तक ताराबाई। फिर आ गए साहूजी महाराज, क्योंकि ये कैद से इन्होंने छोड़ दिया था। औरंगजेब का जो बेटा था, क्या नाम है उसका बताइए, खुसरो, उसने इनको छोड़ दिया था साहूजी को। 1704 में छोड़ा था शायद। तो 1707 से 1749 तक साहूजी बने। फिर साहूजी के बाद आए राजाराम 1749 से 1777। अब एक क्रोनोलॉजी समझो दोस्तों, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो ये संभाजी थे, याद रखना, संभाजी। संभाजी के बाद आए राजाराम, ऐसे करके। राजाराम के बाद ताराबाई बनी। ये क्रोनोलॉजी में आ सकते हैं, कौन सा, ताराबाई के बाद आए साहूजी, ठीक है, और उसके बाद राजाराम सेकंड, राजाराम सेकंड, ऐसे करके याद कर लो। अब आ जाओ मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र। ये आता है, ऊना में पेशवा रहता था, बड़ौदा, हड़ादा, गायकवाड़, नागपुर भोसले, इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया जो आज भी हैं। इन्होंने अंग्रेजों की खूब भक्ति की है, लेकिन अब भैया बने बैठे हैं ये, कहाँ, बीजेपी में हो या कहीं भी हो, क्या कह सकते हैं, अब बने बैठे हैं, मौज ले रहे हैं। पेशवा के अधीन मराठा शक्ति की बात करेंगे। ये भी आया हुआ क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन यहाँ से, सो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ मराठास। तो पेशवा के अधीन मराठा शक्ति की बात करेंगे। तो सबसे पहले मराठा हुए दोस्तों, कौन हुए, बालाजी विश्वनाथ। ये याद रखना, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आया पिछले साल ही, यूपी विशेष 2024 का क्वेश्चन है यहाँ से। तो कौन थे, पेशवा के अधीन मराठा शक्ति में बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक रहे। 20 के बाद आए इनके बेटे 1720 से बाजीराव फर्स्ट। कौन आए, बाजीराव फर्स्ट आए। 1720 से 40 तक कौन आए, बाजीराव फर्स्ट। फिर 1740 में बालाजी विश्वनाथ पहले, उसके बाद दूसरे बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद बालाजी बाजीराव। इनका बाजीराव चुराया इन्होंने, इनका बालाजी चुराया, तो अपना नाम रख लिया बालाजी बाजीराव, समझ गए। तो बालाजी और बाजीराव फर्स्ट से मिलकर बन गए बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, तो ये बन गए बालाजी बाजीराव। अब ये आए उसके बाद ये माधवराव, 1761 से 72 तक। कौन आए, माधवराव। तो माधवराव फर्स्ट बने दोस्तों 1761 से 72 तक। तो एम आ गया बीच में, एम के बाद आता है एन, ये याद रखना। तो ये हो गए बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, और बालाजी बाजीराव, ये उन दोनों से मिलकर बन गए। अब माधवराव बन गए। माधवराव के बाद आएगा एन, तो ये बने नारायण राव। क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, 1772 से 73 तक 1 साल रहे नारायण राव, हर हर नारायण। अब एम एन पी क्यू आर आता है। अब आए उसके बाद रघुनाथ राव। ऐसे याद नहीं हुआ तो फिर याद नहीं हुआ कभी, आपको याद रखना, ठीक है, रह जाओगे दांत निपोड़ते हुए, ठीक है। अब आ जाओ माधवराव हो गए, एम एन, उसके बाद आए रघुनाथ राव, 1773 से 74 तक। ये तीनों याद रखो, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। वो तो याद है आपको, बालाजी विश्वनाथ याद है, बाजीराव याद है, और बालाजी बाजीराव, क्योंकि पिक्चर भी देखी आपने बाजीराव मस्तानी। तो माधवराव फर्स्ट, उसके बाद नारायण राव, फिर उसके बाद रघुनाथ राव, तो ये एम एन आर समझ लो। अब माधवराव नारायण राव आए 1773 से 74, नहीं 74 से 96, ये दोनों 1 1 साल रहे। अब माधवराव, इनका माधव चुराया इन्होंने और इनका नारायण चुराया, तो इन दोनों से मिलकर, इन दोनों के बाद आया रघुनाथ राव, बीच में स्किप हो गए, यानी कि इसकी मतलब इसके हिसाब से। तो माधवराव नारायण बना ये 1774 से 1796 तक। कौन बना, माधवराव नारायण। अब उसके बाद बने लास्ट में पेशवा लास्ट तक ये रहे बाजीराव सेकंड, 1796 से 1818 तक बाजीराव सेकंड है तो लास्ट में। तो 1818 में अंग्रेजों ने पेशवाई खत्म कर दी और बाजीराव सेकंड को पेंशन दे दी, और इन्हीं के दत्तक पुत्र हुआ करते थे नाना जी। कौन, नाना, जो कानपुर में थे नाना जी, ठीक है, नाना साहिब जिन्हें बोलते थे, ठीक है, धोधो पंत नाना साहिब। तो उनको पेंशन नहीं दी, और उसका उन्होंने फिर 1857 में इन्होंने भयंकर युद्ध किया, इन अंग्रेजों की बैंड बजा दी कानपुर में। तो ये इसका पूरा हिसाब किताब है, याद रखें, याद रखें। अब आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध पे। देखो यार, याद कराने का मेरा काम है, ठीक है, इसको मल्टीपल याद करोगे ना तो होगा याद, कुछ भी ऐसा पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम युद्ध हुआ 1775 से 82 में। इसमें कौन था, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, ठीक है। प्रथम युद्ध हुआ 1775 से 82 में, फिर हुआ 1803 से 5 तक, ये था पहले चली 17 से 18 तक था शायद होर्डिंग, याद रखना, अगर थोड़ा सा गलत हो जाता तो देख लेना। तृतीय में था 1817 से 18 में, इसी युद्ध के बाद पेशवाई खत्म कर दी। द्वितीय में 1803 से 5 तक, और पहला हुआ 75 से 82। अब संधियां देखो, पहली संधि हुई पुरंदर की संधि 1665 में। पहली संधि पुरंदर की संधि थी 1665 में। मुगल सेनापति था जयसिंह, ठीक है, और शिवाजी के बीच में। ये भी जो जयसिंह तो राजपूत तो भी मुगलों के इधर उधर हो गए थे, तो ये मराठा से आपस में लड़ते तो मुगलों को हरा देते, लेकिन क्या करें, खुद ही इंडिया में ऐसा है। वो एक बात कही थी औरंगजेब ने ना,
कि आप 100 सोने के सिक्के उछालो, हिंदुओं में अपने आप फूट पड़ जाएगी, एकजुट रहना जानती नहीं है। चलो पुरंदर की संधि बात करेंगे 1665 में, मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच में। संगोला की संधि याद रखना 1750 में, संगोला और खाएगा ये अंगोला। 1750 में बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के बीच में, बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के बीच में, बालाजी बाजीराव और राजाराम सेकंड के बीच में। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यहां से ईस्ट इंडिया एंटर कर गई, ठीक है। तो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सूरत की संधि हुई। पुरंदर की द्वितीय संधि याद रखना, पहली संधि 1665 में और दूसरी संधि 110 साल बाद, 111 साल बाद। पुरंदर की द्वितीय संधि कब हुई? 1776 में, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच में। पेशवा कौन था? माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच में। गाइस समझ रहे हैं आप? और भी संधि दिखाता हूं, देखो यहाँ पे। अब आप बड़गांव की संधि पा जाओ। बड़गांव की संधि हुई 1779 में, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच में। अब तो अंग्रेजों से होंगी सारी संधियां इनकी। सालबाई की संधि 1782 में, इंपोर्टेंट है सालबाई की, पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच में। माधवराव करता ही रहा क्या संधियां। बसीन की संधि हुई 1802 में, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में, ये लास्ट पेशवा था बाजीराव सेकंड। देवगांव की संधि हुई 17 दिसंबर 1803 में, 17 दिसंबर डेट याद रखना, रघुजी भोसले सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई 30 दिसंबर, 13 दिन बाद 1803 में। तो देवगांव की संधि के बाद सुरजी अर्जन, तो देवगांव मतलब डी पहले, एस मतलब सुरजी मतलब एस बाद में, तो ऐसे करके याद कर लो। सिंधिया अंग्रेजों के बीच में, सुरजी अर्जन एस, सुरजी से ये कौन है? सिंधिया, सिंधिया, सिंधिया। राजपुर घाट की संधि 1805 में, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। पूना की संधि जून 1817 में, पूना याद रखना, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में, दौलतराव सिंधिया था ये, दौलतराव और अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में और मल्हार राव होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में। तो मंदसौर की संधि हुई जनवरी 1818 में, मल्हार राव होलकर जो नागपुर के थे, ठीक है, और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। अब आ जाओ, ये इंदौर के थे होलकर, नागपुर के भोसले थे। अब सिख संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। सिखों के 10 गुरु हुए हैं दोस्तों, इन सब की चर्चा करने वाले हैं अपन, ठीक है। शुरू करेंगे कहां से? देखो 1469 सिख धर्म के प्रवर्तक थे, 1469 से 1539 गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक के बाद हुए गुरु अंगद, 1539 से 1552। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? गुरु अंगद। कौन? 1539 से 1552। उसके बाद आते हैं इनके गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास, 1552 से 1574, ठीक है। और गुरु अमरदास के बाद आते हैं कौन? गुरु रामदास, 1574 से 1581। अमृतसर नगर इन्होंने बसाया और संतोष सर तालाब का निर्माण कराया गुरु रामदास ने, 1574 से 81। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, 1581 से 1606 ईस्वी तक रही है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने, 1581 से 1600 से। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, 1606 से 1644। अकाल तख्त का निर्माण करवाया इन्होंने, किसने? गुरु गोविंद ने। नेक्स्ट बात करेंगे गुरु हरराय, 1644 से, ऐसे कर लो, 1661। गुरु हरकिशन, 1661 से 1664। गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675। औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया इन्हें, ठीक है। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675, याद रखना, गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। औरंगजेब ने मृत्युदंड किसको दिया आ सकता है? तो गुरु तेग बहादुर। जीटीबी नगर हमारा जो दिल्ली में वो इन्हीं के नाम पर है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 अंतिम गुरु थे तथा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, बहुत ही इंपोर्टेंट डेटा है। अब आ जाओ मुगलों पे, 1526 से 30 तक बाबर, 4 साल। मुगल वंश का संस्थापक था कौन? बाबर। पिता उमर शेख मिर्जा, किसका था पिता? बाबर। कुतुल निगार खानम किसकी पत्नी थी, माता थी? बाबर। इसके पुत्र थे दोस्तों ये हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। में भूल जाता हूँ, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आएगा। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी या बाबरनामा, किसने लिखी? किसने लिखी बाबर की किताब कथा? दोस्तों बताओ, ये इनकी पत्नी ने लिखी। अब आ जाओ इंपोर्टेंट चीज पे, क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में, बाबर विजयी। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529, बाबर तथा महमूद लोदी के बीच में, बाबर विजयी। समझ गए? घाघरा में 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी आमने सामने थे। 4 युद्ध में जीता है बाबर।
मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी मतलब पानीपत, के मतलब खानवा, सी मतलब चंदेरी, जी मतलब घाघरा, पी के सी जी। पी के ने सिगरेट पी ली, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हो गए, बाबर चारों जीता। हुमायूं उसके बाद आता है, बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 56 तक। 1508 में इसमें काबुल में जन्म हुआ। 1530 में आगरा में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और निर्माण पत्नी थी हाजी बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। मृत्यु इसकी हुई 1556 में। ठीक है, अब इसके द्वारा युद्ध कौन कौन से लड़े गए थे? देवरा का युद्ध लड़ा इसने हुमायूं ने 1532 में। हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच में। अफगान था एक महमूद लोदी, इसमें हुमायूं विजयी हुआ। कौन? देवरा का युद्ध 1532 में। याद रखना, एक क्वेश्चन आ रहा है। देवरा का युद्ध 1532, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी, विजयी हुआ हुमायूं। चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं और शेरशाह, शेरशाह विजयी। कन्नौज या बिलगाम का युद्ध 1540 में, हुमायूं और शेरशाह, शेरशाह विजयी। सरिंद का युद्ध 1555 में, हुमायूं और सिकंदर सूर, हुमायूं जीता इसमें। ठीक है, सरहद का युद्ध हुआ 1555 में, हुमायूं और सिकंदर सूर, जिसमें जीता हुमायूं। कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध हुआ कब? 1540 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, शेरशाह जीता। चौसा का युद्ध 1539 में, हुमायूं और शेरशाह, शेरशाह जीता। देवरा का युद्ध हुआ 1532 में, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी, हुमायूं जीता। मतलब दो वाले, चौसा और कन्नौज को जीता शेरशाह ने, और देवरा और सरिंद को जीता किसने? हुमायूं ने। देवरा हुआ 1532 में, सरिंद हुआ 1555 में। अब आ जाते हैं दोस्तों शेरशाह पे। शेरशाह सूरी की चर्चा करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से 45। बचपन का नाम था फरीद खां। मोहम्मद मोहम्मद बाबर खां लोहानी ने शेरशाह की उपाधि दी थी इसको, जो पंजाब का गवर्नर था। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1545 में कलिंजर विजय के दौरान मृत्यु हो गई। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की शेरशाह सूरी ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। ठीक है, अब बात करते हैं A4 अकबर। ठीक है, 1556 से 1605। 1542 में अमरकोट के राजा बीसाल के महल में जन्म हुआ। माता पिता थे हमीदा बानू बेगम तथा हुमायूं। हुमायूं का बेटा था अकबर। कितना मतलब ग्रेट आदमी रहा ये। बचपन का नाम था जलाल। शरद शक्ति बैरम खां। राज्याभिषेक हुआ 1556 में कालानौर में। अक्टूबर 1605 में हुई क्या? मृत्यु। कब्र इसकी सिकंदरा में, आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर की कब्र है वो। ठीक है, अब आते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में। याद रखना ये युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध सेकंड वाला 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में अकबर की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। ये देखो सारे क्वेश्चन आरो यारो में आए हुए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, और ये 20 साल पहले हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू अकेला हिंदू राजा था। ये हुआ था हल्दी घाटी, अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की विजय हुई इसमें। अकबर की विजय हुई, हारा नहीं कभी। ठीक है, अब मुगल सेना का नेतृत्व किया मानसिंह व आसफ खां के लिए। मानसिंह कौन थे? ये राजा थे। कहाँ के? अजमेर के या आमेर के, ऐसी कुछ थे। अब अकबर के प्रमुख कार्य, ये इंपोर्टेंट है, उनकी क्रोनोलॉजी याद रखना। एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ से। चलो, दास प्रथा का अंत 1562 में कर दिया। सबसे पहले इसने किया दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, यानी कि जो पिलग्रिमेज टैक्स था 1563 में 1 साल बाद हटा दिया। पहले दास प्रथा का अंत किया, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, फिर जजिया कर की भी समाप्ति की इसने 1564 में 1 साल बाद ही। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया, जो आजकल है, 1571 में। इबादत खाना का निर्माण किया 1575 में। क्रोजी में आता है ये लगाने को। इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए 1578 में, और इबादत खाने का निर्माण किया 1575 में। 1575 और 3 साल बाद इबादत खाने के लिए सभी द्वार सभी के लिए खोल दिए। मजहर की घोषणा की इबादत खाने के द्वार खोलने की 1 साल बाद। मजहर 1579। इबादत खाना बंद कर दिया दोबारा से खोलने के 78 के 4 साल बाद 82 में बंद कर दिया। और दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। ठीक है, ये सारे काम थे। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से? तानसेन, गायकार, बीरबल, चतुर, टोडरमल, कृषि, भूमि पैमाइश, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, देखो भाई, अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम खाने खाना। और फकीर अजीजुद्दीन, क्या नाम है? फकीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल इनके खास दोस्तों में से था। ये इनके 9 रत्न थे अकबर के। अकबर द्वारा विजित राज, इनके शासन की बात करेंगे। पहले इन्होंने जीता मालवा, यहाँ लिख दूं एम। 1561 में बाज बहादुर बाल मालवा का शासक था। ये आता है मैचिंग करने को। कौन था? बाज बहादुर, बाज जैसा आदमी, मालवा का 1561 में हरा दिया अकबर ने। दूसरा हुआ मालवा के बाद चुनार सी, 1561 में ही।
अफगान शासक था चुनार में। आमिर 1562 में। भारमल राजा था 1562 में, तो कौन है? आमिर, MCA। मेड़ता 1562 में जयमल राजा था वहां पर, तो मेड़ता। गोंडवाना 1567 में रानी दुर्गावती और बी नारायण। मेवाड़ दोबारा 1568 और क्षेत्र में उदय सिंह और महाराणा प्रताप, दो शासक थे वहां। ठीक है, तो मेवाड़ का कौन था? 1568 में उदय सिंह और 1576 में महाराणा प्रताप मेवाड़। रणथंभौर 1569 में सुरजन राय हाड़ा, ये वहां का कौन था? राजा था। कलिंजर 1569 में रामचंद्र। जैसलमेर 1570 में रावल हर्राय। मारवाड़ 1570 में राव चंद्रसेन, बीकानेर हो गया। जोधपुर गुजरात, गुजरात में कौन था? मुजफ्फर खां दे दिया। जोधपुर में चंद्रसेन। बिहार एवं बंगाल में 1570 दाऊद खां। काबुल की बात करूं, काबुल में कौन था? 1581 में मिर्जा हकीम। कश्मीर में 1586 में यूसुफ खां। दोस्तों ये सारे इंपोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। चलो ये हो गए। अच्छा ये उड़ीसा उड़ीसा सब जीत गया, ये देखना 80 का लास्ट में जीता इन्होंने 1601 में। कौन? मीरन बहादुर था इसमें, मीरन बहादुर। और अहमदनगर कौन था 1600 में? चांद बीबी। खानदेश में अली खान था, याद रखना, ये याद कर लेना एक बार। उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार, खानदेश, अहमदनगर, सीकर 1592, 91, 95, 95, 91, 1600, 1601। निसार खां, जानी खां, ऐसे करके याद कर लेंगे। अब आते हैं जहांगीर पे। 1605 से 1627। अब अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में। नाम था सलीम। माता पिता थे हरकाबाई अकबर, और पत्नी थी कौन? मानबाई थी, जगत गोसाई और बैरोनिसा नूरजहां। कितनी पत्नियां थी इनकी? 3-4 तो यहीं दिख रही हैं। पत्र था, पुत्र थे इसके, जहांगीर का पुत्र था दोस्तों खुसरो। मैंने शायद गलत बता दिया ऊपर उसके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, वो औरंगजेब के 4 पुत्र थे, तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। खुसरो, परवेज, शहरयार, जहांदार। खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। आत्मकथा थी इसकी तुझ के जहांगीरी। मकबरा था सादरा में। दरबार में आने वाले विदेशी थे कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, फ्रांसिस्को पेल्सट, याद रखना। 2 अस्पा और सिंगस्पा प्रथा चलाई इसने। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां पर 1628 से 1600 किस पे? 1628 से 57 तक शाहजहां। इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। माता पिता थे जगत गोसाई और जहांगीर। जहांगीर का बेटा था ये शाहजहां, खुर्रम नाम था। पत्नी का नाम था अर्जुमंद मानो बेगम मुमताज महल। इसके पुत्र थे शाहजहां के दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाहसुजा। कौन कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद और शाहसुजा। जनवरी 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की इसने। किसने? शाहजहां ने दिल्ली, आगरा से दिल्ली। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई। तो दारा शिकोह को क्या दी गई? शाह बुलंद इकबाल की पदवी। दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। शासनकाल स्थापित कला का स्वर्णकाल कहता है ये शाहजहां वाला। कब रहे? आगरा ताजमहल में। किसकी? इसकी पत्नी की। क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल। ठीक है, और आ जाओ। उत्तराधिकार के युद्ध दिखा दूं आपको, कौन कौन से हुए यहाँ देख लो, फिर उसका देखना। बहादुरपुर उत्तराधिकार के युद्ध में, बहादुरपुर का युद्ध हुआ 24 फरवरी 1658 को। ये आते हैं युद्ध क्या? 24 फरवरी 1658 को क्या हुआ? शाहसुजा और शाही सेना के बीच में। शाही सेना जीती। धर्मत का युद्ध हुआ 16 अप्रैल 1658 को, 2 महीने बाद। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह तथा कासिम खां की शाही सेना। औरंगजेब विजयी हुआ। सामगढ़ का युद्ध 29 मई 1650 को हुआ। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा शिकोह। औरंगजेब क्या था इसमें? विजयी हुआ इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, खजबा का युद्ध 5 जनवरी 1659, औरंगजेब और शाहसुजा के बीच में। औरंगजेब विजयी। देवराई के 12 से 14 अप्रैल 1659 में। दारा शिकोह औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब। फाइनली औरंगजेब राजा बन गया दोस्तों। औरंगजेब की बात करें 1658 से 1707 तक। माता पिता थे मुमताज महल और शाहजहां। पत्नी थी दिल्लास बानो बेगम रबिया उद्दौरानी। पुत्र थे इसके मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम कामबख्श, क्योंकि इसके शासनकाल के बाद मोहम्मद डिक्लाइन हो गया मुगलों का। तो मुअज्जम था जिसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया, मोहम्मद आजम था और कामबख्श था। उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहली बार हुआ 31 जुलाई 1658 में आगरा में। दूसरी बार हुआ 15 जून 1659 दिल्ली में, करीब 1 साल बाद। इसकी मृत्यु होगी फरवरी 1707 में, और मकबरा का है औरंगाबाद में। गॉट इट। अब मुगल शासन व्यवस्था देखो। साम्राज्य का विभाजन था। सूबा सबसे बड़ा होता था प्रांत, फिर सरकार में बड़ा होता था जिलों में, जिले परगने या महल में,
और परगना या जो महल था वो होता था मौजा या दिया या ग्राम में। तो क्या है, सूबा, सूबा गया, फिर सरकार गया, फिर परगना, फिर गया मौजा या दिया, प्रांत, जिला, महल, ग्राम। इसके प्रमुख अधिकारी सूबा को देखता था सूबेदार या नाजिम, सरकार जिला को फौजदार, परगना या महल को सिकदार, मौजा या दिया को ग्राम को देखता था खुद मुकद्दम या चौधरी। मनसबदारी व्यवस्था समझो। अकबर द्वारा लागू की गई मनसब जात या सवार में विभाजित था। मनसबदारों की श्रेणियां थी, मनसबदार 10 से 500, अमीर 500 से 250 जात तक के मनसब होते थे। अमीर ए उम्दा 2500 से अधिक जात के मनसब होते थे, अमीर ए उम्दा। मुगल काल में भूमि का विभाजन क्या था? खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में, ठीक है। जागीर सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। सैरुगल या मदद मास विद्वानों या धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि होती थी। सैरुगल या मदद मास, गॉट इट। मुगल काल में देखो लैंड रेवेन्यू सिस्टम दोस्तों। बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली होती थी मुगल काल में, बटाई या गल्ला बख्शी। जाब्ती प्रणाली, जब्त कर लिया जाना, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली, नस्क या कानूनगत प्रणाली दोस्तों, कानूनकूत प्रणाली। ये सारी प्रणालियां थी इसके रिलेटेड। अब आते हैं मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य पे, क्या है इनकी चर्चा करते हैं। बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद बनवाई गई थी। बाबर ने क्या किया? बाबर ने दोस्तों आगरा की मस्जिद, ठीक है। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली में। किसने मोती मस्जिद बनवाई? दिल्ली में औरंगजेब ने। और अकबर ने क्या बनवाया? अकबर ने दोस्तों आगरा में आगरा का किला बनवाया। तो आगरा का जो किला है रेड फोर्ट, वो बनवाया किसने? अकबर ने। जहांगीर का महल बनवाया, अकबरी महल बनवाया। और बाबर ने आगरा में क्या? मस्जिद बनवाई। फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाजा बनाया, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद और जहांगीर महल और मरियम महल बनवाया। जहांगीर द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदरा में। तो जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, वो किसने बनवाया? जहांगीर ने। शाहजहां द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाएगी, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल किसने बनवाया? ये शाहजहां के द्वारा बनवाया दोस्तों। अब आते हैं इंपोर्टेंट प्रमुख मुगल कालीन पुस्तकें, यहां से क्वेश्चन आएगा। सो डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बुक्स, ठीक है। मुगल कालीन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं मैं। बाबरनामा या तुझके बाबरी लिखी बाबर ने खुद, ये इसकी क्या थी? बायोग्राफी थी दोस्तों, ठीक है। बाबरनामा या तुझके बाबरी। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने, ये इसका क्या है? बायोग्राफी हुमायूंनामा की। ताजुल मासिर किसने लिखी? हसन निजामी। किसने? हसन निजामी ने। ताजुल मासिर लिखी हसन निजामी ने। तबकाते अकबरी किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद ने। तबकाते अकबरी किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद। तारीख शेरशाही लिखी अब्बास खान शेरवानी ने। आलमगीर नामा लिखा मोहम्मद काजिम ने। याद रखना, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम, तारीख शेरशाही अब्बास खान शेरवानी, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, ताजुल मासिर हसन निजामी और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। बाबरनामा या तुझके बाबरी बाबर ने। कानून है हुमायूं, कानून हुमायूं ने लिखी ख्वाजा मीर ने, ख्वाद मीर। नुस्खाए दिलकुशा भीमसेन। सियारुल मुख्तबरीन ये गुलाम हुसैन ने। इकबाल नामे जहांगीरी मोतमिद, ये इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी मोतमिद खान ने। शाहजहानामा लिखा इनायत खान ने। चार चमन लिखा चंद्रभान, किसने? चंद्रभान ब्राह्मण ने। चार चमन। फुतुहात आलमगिरी लिखी ईश्वरदास नागर ने। याद रखना, फुतुहात आलमगिरी ईश्वरदास नागर। खुलासत उत तवारिक लिखी सुजान राय भंडारी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर ये खुलासत उत तवारिक सुजान राय भंडारी। फुतुहात आलमगिरी ईश्वरदास नागर। चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने। ये शाहजहानामा यानी कि शाहजहानामा लिखी इनायत खां। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खां। सियार उल मुतकरीन ये लिखी गुलाम हुसैन ने। नस्का ए दुलकसा लिखी भीमसेन ने। और कानून हुमायूनी लिखी ख्वाद मीर ने। आलमगीर नामा लिखा मोहम्मद काजिम ने। तारीख शेरशाह लिखी अब्बास खान शेरवानी। तबकाते अकबर लिखी निजामुद्दीन अहमद। ताजुल मासिर लिखी हसन निजामी ने। हुमायूं लिखी गुलबदन बेगम ने। और बाबरनामा है तुझके बाबरी बाबर ने, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उत्तर मुगल कालीन शासक, यानी कि ये बाद वाले शासक हैं। कहाँ से कहाँ तक है? पहली बार अपना बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक, ये मैं उसमें आया था क्रोनोलॉजी में, याद रखो। तो बहादुर शाह प्रथम ये उत्तर मुगल कालीन शासक है। तो बहादुर शाह प्रथम किसका बेटा था? औरंगजेब का। 1707 से 1712 तक। फिर बना जहादर शाह 1712 से 13 तक 1 साल। फिर बना फरुखसियर 1713 से 19 तक 6 साल। फिर आया रफीउद्दौला कुछ मंथ के लिए। फिर आया रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। और इसी के समय में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। फिर 48 से 54 तक आया अहमद शाह, ठीक है। 54 के बाद आया 59 तक 5 साल आलमगीर द्वितीय। फिर इसके बीच में 56 से 57 तक दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण रहा आलमगीर द्वितीय के समय। उसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 में। शाह आलम सेकंड आया 1759 से 1866 तक। और इसके काल में क्या हुआ?
1759 से 1866 तक रहा शाह आलम द्वितीय, बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज आ चुके थे खतरनाक वाले। अकबर सेकंड रहा 1806 से 37 तक। फिर बहादुर शाह सेकंड रहा जफर 1837 से 57 तक। अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, ठीक है, चालू करवाने के लिए। तो बहादुर शाह सेकंड जफर था और प्रथम था ये 1707 से 12, ये था 1837 से 57 तक। इसी के काल में हुआ था क्या 1857 की क्रांति, ठीक है। ये मामला निबट गया अब, ठीक है गाइस। ये था आपका मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण कंटेंट डेटा, फैक्चुअल डेटा, जो आपके एग्जाम्स में बखूबी जो क्वेश्चन आने वाले हैं 3 4 5 सारे क्वेश्चन यहां से दिखेंगे, मेरा दावा है। सो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, नमस्कार, गुड लक, ऑल द बेस्ट।